जी नाजरीन, वेलकम बैक और अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। यहाँ पे आज बड़ा एक मज़े का जो वीक है वो स्टार्ट हुआ है और उसके साथ साथ दो बहुत अहम खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे जी वो बात करेंगे पाकिस्तान में। आपको पता है कि ख़ास तौर पे ये जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है ये फिलहाल रुक नहीं रही है। सो आज हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉलर की जो राइज आ रहा है, ये जो डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है जो कि 164 का फिगर क्रॉस कर चुका है, 40 पैसे का इजाफा आज भी इसमें देखने में आया ओपन मार्केट में और 163 इन मार्केट। ये इसकी वजूहात क्या हैं? बिकॉज पीटीआई हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो इस वक्त बहुत ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, बहुत स्टेबल हो चुकी है हुकूमत। हर तरह से उनकी तरफ से बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहा होता है। लेकिन जब हम फाइनेंशियली फिगर्स को इवैल्यूएट करते हैं तो पता चलता है जी ये तो डॉलर बहुत राइज कर गया। अच्छा, पिछली हुकूमत की जब हम बात करें तो पिछली हुकूमतों के अंदर 104, 110, 113, 115 तक डॉलर, 120 तक भी हमने देखा। लेकिन अचानक जब से 2018 में पीटीआई आई है तो उन्होंने कहा जी वो मसनूई तरीके से डॉलर को होल्ड किया हुआ था, हमने उसको रिलीज कर दिया है। अब उसका इंपैक्ट आम पाकिस्तानी के ऊपर जो पड़ रहा है उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, आपने डॉलर को मसनूई तरीके से नहीं रोकना चाहा लेकिन उसके बावजूद कर्जे तो आप फिर भी ले रहे हैं। अभी भी आपने दोबारा कर्जा लिया है। तो ये जो कर्जे हैं ये तमाम तर चीजें हैं, एक तरह से आप भी कर्जों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। तो इसका मेन इसका रीजन क्या है? क्यों डॉलर इतना फ्लक्चुएट कर रहा है? फ्लक्चुएशन इससे पहले हमने देखा लास्ट ईयर बहुत अच्छा डॉलर रेट हो गया था, हमने देखा कि 160 से डॉलर काफी नीचे आ चुका था। लेकिन दोबारा से ये जो एक राइज आया है, ये जो एक अपडेट आई है, इस हवाले से मैं आज कोशिश करूंगा प्रोग्राम में बात करूं। नदीम मौलवी साहब को हमने प्रोग्राम में लाइनअप किया। आज नदीम रजा साहब भी हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम का ये पहला मौजू जिसमें बात करेंगे, जैसे हम ज्वाइन करते हैं उनकी तरफ मैं बढ़ जाऊंगा। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में जी इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान फाइनली कल कराची तशरीफ ला रहे हैं और कराची आने के बाद कहा जा रहा है जी कि वो विफाकी जितनी भी इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल खास तौर पर और जितने भी काम चल रहे हैं कराची में, सिंध में भी, उसकी जरा ब्रीफिंग लेने आ रहे हैं और कल उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। अब यहाँ पे आज हम कोशिश करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से भी, पीपल्स पार्टी से भी, पीटीआई से भी, हम जितने भी मेहमान हैं उनको अपने साथ रखें और उनसे जब दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद, उनसे हम जानेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी से भी कोई मुलाकात मुतवक्के है, क्या सीएम साहब से भी कोई मुलाकात होने वाली है, वज़ीर आज़म साहब बड़े अरसे के बाद कराची आ रहे हैं, या फिर एमक्यूएम के साथ कोई दोबारा से मुलाकात है, कोई फारूक सत्तार साहब मिलने वाले हैं, इजहारुल हसन साहब, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी क़यादत एमक्यूएम की तरफ से उनसे मिलने वाली है, या सिर्फ वो आएंगे अपने जितने प्रोजेक्ट्स उनकी ब्रीफिंग लेंगे और क्योंकि दौरा एक दिन का, ये एक रोज का है, और वो वापस चले जाएंगे। तो इस मौजू पे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम बढ़ेंगे आज के पहले मौजू की तरफ जो हम बात करें डॉलर के हवाले से, साथ ही गोल्ड के हवाले से भी थोड़ा तस्करा कर लेंगे। नदीम साहब से पूछ लेंगे गोल्ड के हवाले से वो क्या रखते हैं। गोल्ड सस्ता हो रहा है और हमने देखा है कि गोल्ड में जी ठीक नदीम रजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम रजा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम या कैसे सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नदीम भाई, मैं अभी नदीम मौलवी साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। नदीम भाई, आप सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है ये क्यों हो रही है, और ये बताइएगा कि ये डॉलर अचानक से सर इतना राइज क्यों कर गया है ये हमारे रुपए के मुकाबले में। ये इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी सी है तो लंबी, या जो हमने एक मसनूई तरीके से इसको रोका हुआ था। हाँ। एक तो कोविड चल रहा था, उसकी वजह से लोग बाहर नहीं जा रहे थे, तो डॉलर की यानी कि तलब उस तरह से नहीं थी। फिर एक और थोड़ा सा पीछे जाए, अप्रैल में आईएमएफ का वक्त आया था, जो एक और ट्रांजेक्शन होनी थी, जो पाकिस्तान को ट्रांच आनी थी किस्त लोन की, वो नहीं दी। वो इसकी वजह बुनियादी ये थी कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो इस्लाहात का जो प्रोग्राम आईएमएफ ने दिया था और उसको मिनो अन उसको मुसल्लत नहीं किया गया था, तरमीम नहीं की गई कुछ, जिसकी वजह से उन्होंने एक से वो रिलीज नहीं की। अच्छा, फिर पाकिस्तान की एक और चीज देखनी होगी कि पाकिस्तान की साल में जो बरामदात है वो 16% बढ़ी है और आपकी जो दरामदाद है उसमें 48% इजाफा हुआ है। तो पहले ये था कि चीजें पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं हो रही थी, हमने कहा था कि हम बाहर से चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी मसनूआत को तरजीह देंगे। तो अब जिस तरह से कोविड खत्म होता जा रहा है उस तरह से पाकिस्तान में जो दरामदाद बढ़ती जा रही है, वो उसमें इजलास की सूरत में हो या जो लेविश चीजें उसकी सूरत में हो, तो लेकिन दरामदाद बढ़ रही हैं। अच्छा, इसमें एक और हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान का हैरानकुन क्या खुशाइंद ये कि पाकिस्तान का जो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डॉलर्स की जो सबसे ज्यादा जो वैल्यू रही है 25 अरब डॉलर तक जो पाकिस्तान का
तो जखीरा रहा है। पाकिस्तान तारीख में पहली बार हुआ है जिसको गवर्नमेंट अपना यानी कि एक एजाज तस्वुर करती है कि पहली बार पाकिस्तान के जो जखायर हैं डॉलर के 25 अरब हुए। लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि जो हमने फेटस की वजह से जो हुंडी का कारोबार खत्म हुआ है, पाकिस्तान में हर महीने 2.25 अरब डॉलर आ रहे थे, उसकी वजह से 25 अरब डॉलर का वो हुआ था जखीरा, लेकिन वो भी अब रिड्यूस हो रहा है। और इसके अंदर जिस तरह से हम चीजें पेश कर रहे थे वो उस तरह से नहीं है। 25 अरब डॉलर उसके अंदर जो कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान के वो और बैरूनी कर्जा है, अगर वो देखें वो 12 से 13 अरब डॉलर का है। तो हर चीज हमने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक चीजें पेश की गई थी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मईशत उसकी मुस्तहकम होती जा रही है, ऐसा हर लेकिन ऑन द अदर हैंड फिगर्स कुछ और कहते हैं, फिगर कुछ और है। अभी देखें, अभी इसके अंदर एक और चीज होने जा रही है, कुछ दिन में आप देखेंगे बिजली कीमतों में मजीद इजाफा होगा और महंगाई दोबारा से आएगी। क्यों? सर महंगाई आ चुकी है एक हफ्ते से काफी। नहीं ये तो आ गई है, मजीद फर्दर भी तो आएगी। फर्दर और आएगी। अभी इतना क्यों जल्दीबाजी में ले रहे हैं? ये तो मजीद चीज चलता रहेगा, ये फ्लड आता रहेगा, क्योंकि जो IMF की जो शराइत है उसके ऊपर अमल दरामद हर सूरत इनको करना पड़ेगा। उसी तौर पे जो IMF ने जो एक होती है ना, हर 6 माह की किस्त होती है 50 से 60 करोड़ डॉलर की होती है, वो देनी होती है, जिससे जो 6 अरब डॉलर का जो मुआहिदा किया था, तो वो अभी पेंडिंग में है। उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट ने जो उनके साथ मुआहिदा किया था, उनको जो शराइत थी उनके पास उसे पूरा नहीं उतर रहे हैं। तो बहरहाल तो ये मामला इसी तरह से ये चलता रहना है, जो दरमदाद आपकी बढ़ती रहेंगी। तो ये अभी क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है तलब और रसद का मामला है। एक और में याद आ गई चीज, IMF ने भी कहा था कि डॉलर को आजाद मार्केट पे छोड़ दें आप, कि वो खुद ही कंट्रोल करे। तो अब यही गवर्नमेंट कहेगी कि भाई ये तो मार्केट है, उसमें जिस तरह से डॉलर बढ़ेगा तलब और रसद का मामला होगा। लेकिन ये हम यही कह सकते हैं कि ये नाकामी है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं इसको आपके पास वापस आऊंगा दोबारा, पहले मैं नदीम मौलवी साहब से कमेंट ले लूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बाकी हुकूमतों ने कैसे कंट्रोल किया हुआ था, क्या सिलसिला था, और ये मसनूई कंट्रोल ये क्या है, जरा आम अल्फाज में मैं आपसे जानना चाहूंगा। नदीम मौलवी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि ये डॉलर में अचानक जो राइज है, रुपए की कदर में कमी है, ये क्यों हो रहा है सर? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने मुझे कॉल पे लिया जी। देखिए आसिफ साहब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुकूमत पाकिस्तान को आ रहा है वो है ट्रेड डेफिसिट का। हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ते चले जा रही है और एक्सपोर्ट जो है अब मज़ीद नहीं बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि पिछले कई अरसे से तो हमारे एक्सपोर्ट्स इसलिए वजह से बढ़ रहे थे कि हिंदुस्तान की मार्केट बंद थी, मलेशिया की मार्केट बंद थी, इंडोनेशिया की मार्केट बंद थी, जिसका पाकिस्तान ने पिछले साल खूब एडवांटेज उठाया और उसकी वजह से आपने देखा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़ते चले गए। मगर आइंदा चंद माह में जैसे जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपनी इंडस्ट्री को खोलेंगे तो पाकिस्तान का जो हिस्सा है एक्सपोर्ट का वो कम होते चला जाएगा और कम हो जाएगा। अच्छा, एक और जानिब अगर मैं आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनाब पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं बॉन्ड्स में, तो वहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान को जो है उनको इंटरेस्ट वगैरह रिटर्न में देना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट्स पे पाकिस्तान जो है ऑफर करता है। तो ये भी एक वजह होती है। तो डॉलर की फ्लक्चुएशन आप देखें काफ़ी अरसे से हो रही है और वजूहात यही आती है और कि जनाब ट्रेड डेफिसिट, हमारे ट्रेड डेफिसिट की एक और वजह ख़ास तौर पे देखा ये जा रहा है कि जनाब जैसे जैसे सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मज़ीद डेवलप हो रहे हैं और सीपैक का जो सेकंड फेज़ है वो इंडस्ट्रियल जोन की तरफ है। तो और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देखें जो सीपैक्स की जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो उसकी वजह से एक जानिब तो इन्वेस्टमेंट आती है मगर दूसरी जानिब जब पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगती है तो इम्पोर्ट बिल आपकी मशीनरी की और मुख्तलिफ अशिया की इम्पोर्ट बिल्स जो है वो बढ़ जाती है। जब आपके यहाँ इम्पोर्ट बिल्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर पे आएगा। ठीक हो गया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। मैं नदीम रजा साहब सर आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुझे बताइएगा कि पिछली हुकूमत ने, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं, ये हम जैसे एक आम फहम रखने वाले शख्स को जरा समझाइएगा कि वो मसनूई डॉलर को होल्ड करने का तरीका क्या होता है, उसमें और आज के दौर में ये क्या फर्क है सर डॉलर के? देखें, मैं इतना इनके बारीक इतनी बारीक बीनी से इसका वो नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमतों के बारे में आप काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं जो माजी में गई है। हुकूमतों का यही है ना कि जो हुकूमत इख्तिदार में होती है
जो माजी की हुकूमत होती है, ये पाकिस्तान में सियासत का वतीरा रहा है ठीक है। कि वो उसी के ऊपर सारा बोझ डालती रहती है कि इस प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उसने जाली तरीके से डॉलर को रोक के रखा हुआ था और डॉलर नहीं बढ़ा था। अब इनको 3 साल हो गए हैं, जी, इस 3 तरह साल के हो गए। इल्जामात लगा, 3 साल हो गए इल्जामात बिल्कुल ऐसा लगा है। रहे थे, तो अब इन्हें प्रूफ करना चाहिए था। इन्होंने सिर्फ शो ऑफ से काम किया है, ट्विटर के ऊपर सिर्फ ट्वीट कर करके और फिगर्स यानी कि नंबर्स को उतार चढ़ाव करके जिस तरह से पेश किया है। नाकामी तो वो यही है कि आप अपने मुआशी माहिरीन कितने बदल चुके हैं 3 साल के अंदर, तो आप इसको उस तरह से नहीं रोक सके हैं। नहीं और अब रोक यही सके हैं। तलब और रफत का जो मामला तो हर चीज में रहता है, लेकिन अगर मनसूबबंदी की जाती दुरुस्त समझ के अंदर, जो पहले अव्वल रोज आए थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और हाँ, ये तो बहुत बड़ा नारा था। ठीक है ना, कि हम मैं खुदकुशी कर लूंगा, जी IMF जी के जी पास जी, ऐसा ही, जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। जो वो वक्त जाया किया, क्योंकि बात ये है, एक ये भी अब तस्लीम करना पड़ेगा, ये भी कहा जाता है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है पर ये भी कंसिडर किया जाता है कि असद उमर साहब ने भी अलहदगी इसीलिए इख्तियार की थी क्योंकि वो IMF के पास नहीं जाना चाहते थे। देखें यार, देखें बस सबसे तो हम भी इस कौम का हिस्सा हैं। हम लोग जो है वो यानी कि उसमें उस बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाम लिहाज जो स्लोगन होते हैं, जो मशहूर नारे होते हैं, उनके ऊपर बिलीव करते हैं और वोट इसीलिए उनको वोट भी देते हैं। लेकिन वही हुक्मरान होते हैं जो जब इलेक्शन जीतने से पहले जो अवाम के शहरखा होते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद बुरी हुक्मरान होते हैं और बुरी अवाम होते हैं। जो माजी की गवर्नमेंट ने किया होता है वो उसी तरह उससे भी बढ़ के भी कर रहे होते हैं। तो देखें ना, आलम तो ये है नेग्लिजेंस का कि जो कि अभी इसी से रिलेट तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो वहाँ सामने आती है। वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं जिनसे स्पोर्ट्स एक्सपर्टी है, उनकी मईशत में एक्सपर्टी है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें देखें 93 ममालिक हैं जिसमें किसी न किसी ने एक तमगा जरूर लिया है। पाकिस्तान 93 में सबसे पीछे रह गया। तो पाकिस्तान तो उसमें भी शामिल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक्सपर्टी का ये आलम है। तो फिर क्या होगा, ये वही गवर्नमेंट है जिसने 100 दिन का अपना प्लान पेश किया था कि हम इस तरह से मुंह पर मारेंगे कर्जा, IMF का कर्जा मारेंगे और यानी कि लोग यहाँ पे नौकरियां करने आएंगे। लोग तो भूल भी गए वो 100 दिन वाली बात को। क्या याद करवा रहे हैं? देखें, नहीं भूल नहीं सकते। उनसे पूछें जिनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, उनसे पूछें जो बेरोजगार हो रहे हैं, जिनको लोग दफ्तरों से निकाला जा रहा है। सर इस टेंशन में जो आप वजूहात बता रहे हैं, जो इस वक्त मसाइल दरपेश है ना, उस टेंशन में वाकई वो भूल चुके हैं कि माजी में क्या हुआ है, क्या कहा गया था उनसे। नहीं भूल वो आज की टेंशन खत्म ही नहीं हो रही। आज की टेंशन खत्म होगी तो उनको याद रहेगा ना पीछे किसी ने क्या वादे किए थे हमसे। बस बात तो फिर वही है ना कि उसी में उलझ कर रह गए सारे। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। अगर अवाम काश वोट जो है सोच समझ के देते, या वो इनकी तिल तसल्लियों में या जो उनके बुलंद बांग दावे थे उसके ऊपर अगर यकीन नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। तो दुनिया भर में देखें जिसको वोट दिया जाता है तो उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे जात पात बिरादरी रंग नस्ल। चले देखते हैं, इनकी पहली हुकूमत है, ये तो तैयारी करके बैठेंगे, अगली हुकूमत भी बनाने वाले हैं, सिंध भी लेने वाले हैं, अभी तो देखते जाएं। मैं नदीम मौलवी साहब की तरफ वापस आऊंगा। नदीम मौलवी साहब, मुझे बताइएगा डॉलर की कमी की वजह क्या है सर? थोड़ा अगर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। देखिए आसिफ साहब, आपने जो फरमाया कि ख़ास तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जनाब डॉलर की फिर कमी की क्या वजह है, तो मैं आपको भी बता दूं कि डॉलर जो है एक तो इंटरनेशनल मार्केट में पिछले दिनों जो है काफ़ी दबाव में रहा था, और दूसरी जानिब ये अब आप देखें कि जो ईद से पहले ज्यादातर पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस भेजे थे, क्योंकि जाहिर है जितने भी लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं काम करते हैं, वो जो है पैसे जो हैं ख़ास तौर पे रमज़ान की ईद हो गई या बकरा ईद हो गई, लोग पैसे भेजते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब आप पैसे बाहर से आते हैं आपके पास, तो आपके रेमिटेंसेस में ख़ास तौर पे आप देखें इजाफा हो जाता है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जब रेमिटेंसेस भेजते हैं तो हमारे यहाँ रिजर्व्स भी बढ़ जाती है। तो ये भी वजह थी पिछले दिनों में कि आपने देखा कि रिजर्व जो है बढ़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात जो है, जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी इमरान खान साहब ने बनाई थी, वो थी जी कि आपकी जो बैंकिंग सिस्टम को जो उन्होंने चेंज किया था, रोशन डिजिटल पाकिस्तान, जी हाँ, उसका एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है पाकिस्तान को। जिसकी वजह से आप देखें कि बहुत से ममालिक से लोग जो है पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं। मगर अगेन जब पैसे बेचते हैं तो फिर अगेन इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको बड़ा अच्छा ऑफर किया जाता है, और मैंने जैसे कि कहा, जब इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट
जब ख़ास तौर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उनके इंटरेस्ट की बिना पे वापस दिए जाते हैं, तो एक दबाव नज़र आता है दबाव यहाँ पे। नजर आता है। ठीक हो गया। अच्छा, साथ ही साथ मुझे नदीम मौलवी साहब, मैं आपसे एक और सवाल कर लूं, मुझे इसका जवाब दीजिए, फिर मैं नदीम रजा साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला रखूंगा। मुझे बताइएगा कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कुछ क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस हवाले से? आपने बहुत अच्छा जी सवाल किया कि ये जी। सिलसिला कब तक चलता रहेगा। हाँ। ये सिलसिला उस वक्त ख़त्म होगा जब हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। पाकिस्तान का मसला यही होता है कि पाकिस्तान ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करता है और बाज़ वक्त शॉर्टेज आ जाती है वीट की या शुगर की या किसी भी अशिया की। देखें, पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ जब तक इंपोर्ट पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इंपोर्ट पे कंट्रोल। तो ट्रेड डेफिसिट से हम नहीं निकल पाएंगे। ठीक और है। आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं अगर कम होंगे और इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो फिर वही होता है, ट्रेड डेफिसिट्स होता है और फिर डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आता है और फिर हम पाकिस्तान के अंदर जो है रुपए की कदर में कमी हो जाती है और डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। ठीक हो गया। नदीम मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, क्योंकि अभी मुझे ब्रेक लेनी है। नदीम रजा साहब, सर आप हमारे साथ ही हैं, आपसे मुझे बात करनी है मजीद। अभी मजीद पैनल्स भी में ज्वाइन करेंगे, आपको हम एज अ तज्ज़ियाकार बिल्कुल साथ रखना चाहेंगे। इमरान खान साहब कल कराची विजिट कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है, क्या सिलसिला रहेगा, क्या उन्हें करना चाहिए कराची के लिए, इस पर बिल्कुल बात करेंगे। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करते हैं। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं लौट के, और अब बात होगी इमरान खान साहब के विजिट की, जो कि कराची आने वाले हैं। कल कराची आ रहे हैं, ये भी पता चला कि कराची एक दिन के लिए आए हैं, उसके बाद वो बलूचिस्तान जाने वाले हैं दोबारा। अभी कुछ अर्से कबल भी बलूचिस्तान गए थे वो गवादर। तो क्या होने वाला है कल? अब तक जो हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ MNAs MPs से मुलाकातें हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, क्या होने वाला है, क्या पीपल्स पार्टी से भी कुछ जो सूबाई हुकूमत है उनसे भी कुछ मुलाकात करने वाले हैं, क्या MKM से भी कुछ मुलाकात मुतवक्के है, क्या सिलसिला रहेगा, ये अपने मेहमानों से मैं जानूंगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा, हमारे मोअज़्ज़िज़ पैनल जब हमें ज्वाइन कर लेते हैं। नदीम रजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं ब्रेक से पहले से ही। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं प्लीज़ प्लीज़ चेक कीजिएगा। नदीम साहब को शायद मैं सुन, जी 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 प्लीज़ नदीम साहब को कनेक्ट कीजिएगा। तो ये जो वज़ीर आज़म साहब का विजिट है, ये अगर तो वाकई ही कराची को कुछ मिलने वाला है। अच्छा, अमनो अमान की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो अमनो अमान तो मेरे ख्याल में कराची में आई डोंट नो, वो जो एक छीना छपटी और वारदातें और वो तमाम तर सिलसिला जो है उस हवाले से बात की जा रही है, या पॉलिटिकली कुछ अमनो अमान शायद उनको लग रहा है कि मजीद उस पर कुछ काम होना बाकी है, उस हवाले से कुछ होने वाला है। तो ये अच्छा, अमनो अमान के हवाले से तो खैर बात होगी ही, साथ साथ फिर जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो ब्रीफिंग दी जा रही है, तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? वो बसेज आई नहीं हैं, ये प्रोजेक्ट जो है हमारा वो तैयार खड़ा हुआ है, बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं जी कराची में एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का जो सेटअप है उसका आगाज़ हो जाएगा, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट बन के खड़ा हो गया है, जिसे आप जंगला बस सर्विस भी कहते हैं बहुत सारे दीगर जमातों के लोग जी, वो जंगला ही नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर बसेस कब चलेंगी, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, क्या उसके ऊपर भी कोई अपडेट मिलने वाली है? तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं मैं जानना चाहूँगा। मुझे अली राशिद साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, साबिक MNA रह चुके हैं। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे समीर शेख साहब, पहले पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था लेकिन अब PTI के बड़े सरगर्म रहनुमा हैं। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे MQM पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब, MNA हैं, उनसे भी हमने गुजारिश की है कि वो आज के पैनल का हिस्सा बने और उनसे बात हो सके, और देखते हैं कि क्या सिलसिला जो है वो होने जा रहा है। इमरान खान साहब को कराची वाले बड़े अरसे से याद कर रहे हैं, बिकॉज जब धरने हुआ करते थे उस वक्त तो कराची आया करते थे, अच्छा खासा लोगों ने उनको वेलकम भी किया, काफ़ी सीट्स भी कराची से वो जीत गए। लेकिन जी जी समीर शेख साहब से मेरी बात करवाई। सर अस्सलाम वालेकुम। समीर शेख साहब, सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द शो। अब मैं समीर शेख साहब को नहीं सुन पा रहा हूं या मुझे वो नहीं सुन पा रहे हैं, प्लीज समीर शेख साहब, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज चेक कीजिएगा। मैं सुन नहीं पा रहा हूं, समीर साहब की आवाज बहुत कम आ रही है। सर अभी बेहतर है आवाज? जी अब कुछ बेहतर है, मैं अब चेक करूं अपने PCR से। मुझे सर ये बताइएगा कि ये इमरान खान साहब जो आ रहे हैं, पहले तो बताइएगा उनका विजिट जो है उसका मकसद क्या है आने का, और वो एक रोजा विजिट ही क्यों है,
और उसमें कुछ अच्छी खबरें हैं कराची वालों के लिए, कुछ अवाम अच्छी उम्मीद रख सकती है इस दौरे से? मैं समझता हूँ जी, खान साहब जब भी कराची आते हैं हाँ। तो एक कराची के अवाम में खुशी की लहर फैल जाती है। और खान साहब का इवेंट है यहाँ केपीटी में, और उसके साथ गवर्नर हाउस में कुछ अहम मुलाकातें हैं। ठीक है। और उसके बाद वो लसबेला जाएंगे, वहाँ कुछ ट्री प्लांटेशन है, और जो उनका प्रोजेक्ट है बिलियन ट्री सोनामी, ठीक है, उसके तहत वहाँ कुछ ट्री प्लांटेशन है। और मैं ये समझता हूँ जी कि खान साहब का ये बड़ा अहम विजिट होगा। जिस मुश्किलात से, जिस जुल्म से, जिस जबर से सिंध की आवाम गुजर रही है, ठीक है, उनकी नज़र इस टाइम पे खान साहब की तरफ लगी हुई है कि वो तब्दीली जो 2023 में सिंध के बॉर्डर पे रुक गई थी, वो इंशाल्लाह ताला 2023 में पूरे पाकिस्तान समेत सिंध में भी आएगी, और इन चोरों से, इन लुटेरों से हमारी जान छूटेगी। सर प्रोजेक्ट्स क्या अनाउंस कर रहे हैं आप कराची के लिए? कुछ फेडरल की तरफ से वो बस आपने वो एक जंगला बना के रखा है उसको, सर बसेस कब आ रही हैं, कब आगाज हो रहा है उसका? मेरा ख्याल है मलिक साहब, आप ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को हमारे कंफ्यूज कर रहे हैं। ना अहल पीपल्स पार्टी की ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, उससे आप कंफ्यूज कर रहे हैं। चलें सर अपना बता दें। जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। फाइनल स्टेजेस, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस साल के अंदर कराची के शहरियों को सरसब्ज ग्रीन बसेस कराची शहर में चलती नजर आएंगी। ठीक है। उसके साथ साथ हमारा K4 का प्रोजेक्ट वंस अगेन सिंध हुकूमत की वजह से रुका हुआ है। ठीक है, K4 का प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत की वजह से ठीक हो गया। उसकी फाइनलाइजेशन की तरफ मीटिंग है और बात होगी। ठीक है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ एक और चीज, जो पीपल्स पार्टी ने इन कुछ दिनों में अपनी नाअहल लॉकडाउन के चक्कर में कराची की आवाम पे जो जुल्म किए, जो ताजरों पे जुल्म किए, जो कराची के डेली वेजेस गरीब आवाम पे जुल्म किए, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। अच्छा। अपनी खुद की तो ये शादियाँ करते रहे, दावतें करते रहे, ठीक है, और ठीक है, हर चीज चलती रही, लेकिन कराची के अवाम पे बड़ा इन्हें जुल्म किया। ठीक हो गया। समीर भाई मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, हमें हमारे पैनल में जी जी एक लास्ट टाइम जी प्लीज। अभी ये भी चीज देखी कि कुछ करप्ट और नैबज़दा लोगों को स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज अपॉइंट किया गया, जिसमें से 6-7 कराची से हैं। तो मैं ये एक आपके चैनल के तरफ से एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये अगर समझते हैं कराची को ये सिंधु देश बनाएंगे और ये सिंधु देश बना सकते हैं, तो ये इनकी गलत फहमी है। PTI कभी भी ये नहीं होने देगी, और कराची से जो इंतखाब हैं वो सुरक्षित नहीं। ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया। मैं रेहान हाशमी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, एंड अली भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आप भी ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम ऑन द शो सर, आप दोनों को। समीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की रहनुमाई कर रहे हैं। मैं रेहान हाशमी साहब पहले आपसे बात करूं, मुझे बताइएगा इमरान खान साहब कल आ रहे हैं, कुछ MKM के लीडरों से भी मीटिंग मुतवक्के है या सिर्फ PTI से ही मिलकर चले जाएंगे? जी जी रेहान साहब। जी आपकी आवाज नहीं आई मुझे, जी जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब, क्योंकि आपसे भी मुलाकात है, आपकी जो लीडर्स हैं वो भी मिलेंगे इमरान खान साहब से, या बस वो दूर दूर से बस देखकर चले जाएंगे कराची को, क्योंकि आप तो इत्तेहादी हैं सर। जी जी अभी जो हमारे पास इतलात हैं जी जी उसमें किसी किस्म का, मेरे पास तो इतला जो है वो इसमें ऐसा नहीं है ऐसा कुछ। खान साहब की मुलाकात है, और वो क्या, अगर मुलाकात है तो वो उसका एजेंडा क्या है। लेकिन MKM का तो आपको पता है स्टांस हमेशा से यही रहा है कि कराची पैकेज के हवाले से हो, MKM के लीगल दफातर के हवाले से हो, कराची में डेवलपमेंट के काम के हवाले से हो, कराची के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके तदारुक के हवाले से। तो सर कल मीटिंग में आपको होना नहीं चाहिए था? ये मेरा ऐसा ही एक छोटा सा सवाल है, आपको नहीं मधु करना चाहिए था? आप इत्तेहादी हैं उनके। जी जी। तो आपकी तरफ से ऐसा कोई कंसर्न रेज हुआ है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए आपको याद दिलाता चलूं कि इस तरह के हो सकता है कि बताया हो, देखिए मैं तो अभी कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, कि इतला है या नहीं है। छोटा सा अगर आप मुझे 1 सेकंड का वक्त दें, 1 सेकंड का। समीर भाई आपने MKM को बुलाया, इनसे मुलाकात है कुछ इमरान खान साहब की? इसकी इतना मुझे तो नहीं है, लेकिन आपको एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो MNAs को फंड्स मिले हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसके ऊपर भी जो है उनको ब्रीफिंग दी जाएगी खान साहब को, जिसमें MNAs को भी फंड्स मिले। फंड्स मिले तो हो सकता है, अच्छा ठीक है, कंफर्म नहीं है। जी जी रेहान भाई कंटिन्यू कीजिएगा।
उनको भी कंफर्म नहीं है अभी। बात दुरुस्त कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर कराची पैकेज का वो डिमांड जो कि एमकेएम अपने एजेंडा पॉइंट में हमेशा से रखती रही है, मुमकिन तौर पर अगर ये पॉइंट है तो इसको हम जो है ना इसकी पजीराई करेंगे। ठीक है। और कराची में डेवलपमेंट के काम रैपिडली शुरू होने चाहिए, ये हमारा स्टांस रहा है हमेशा से। और पिछली दफा भी थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन अब वो शुरू हो रहा है। अब सिंध गवर्नमेंट का बुनियादी तौर पर काम था, वाटर एंड सीवरेज का फेडरल गवर्नमेंट का काम थोड़ी है। ये बुनियादी तौर पर तो सिंध गवर्नमेंट का काम है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट का काम है। सॉलिड ये आपका कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है। तो ये वाटर एंड सीवरेज का काम था, लेकिन ज्यादातर जो काम हो रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के फंड से। अच्छा, फेडरल के फंड से काम हो रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के फंड से काम ही नहीं हो रहे। चले मैं इस पे ले लेता हूं पॉइंट। अली राशिद भाई सर, अली भाई। जी 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 अली भाई, इमरान खान साहब कल विजिट कर रहे हैं, कुछ सूबाई हुकूमत से भी कुछ राब्ता किया गया है, कुछ मुलाकात होगी, वजीर आला हाउस में भी कुछ सिलसिला है, या सिर्फ गवर्नर हाउस से ही वापस चले जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल से कि सिंध हुकूमत से उनकी कोई मुलाकात होगी। हम तो जब भी वो आते हैं हमारी तो कोशिश रहती है कि उनसे मुलाकात हो और चीज़ों को, अगर कोई डिफरेंसेस हो उनको साइड रख के बात की जाए। ठीक है। और चीज़ों को, चाहे की बात सूबा है, उसके भी चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर, उनसे भी मुलाकात रखनी चाहिए। हम तो हमेशा उनको एक दावत देते हैं कि आप आए, हम फुल प्रोटोकॉल आपको देंगे, रिसीव करने भी आएंगे, आपके साथ बैठेंगे भी, कुछ रिसीव करने भी आएंगे, कुछ हमारी सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और मगर माजी में भी उनकी तरफ से हमारी कोशिशें काफी रही, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ऐसा अच्छा नहीं। बस मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोर देन वेलकम, बहुत खुशाइन बात है आ रहे हैं कराची। लेकिन आपको थोड़ा सा गिला है, आपको थोड़ा सा गिला है कि वो नहीं मैं आ जाता हूँ ना, अगर आप मुझे मुकम्मल करने जी प्लीज प्लीज। गिला बस इस बात क्या है कि वो माजी में भी आते रहे हैं और काफी पैकेजेस उन्होंने अनाउंस किए थे, मगर वो उनका कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचे नहीं। मंतकी अंजाम तक सर उन्हीं की अपडेट लेने आ रहे हैं। जी जी। हाँ तो बस वो अच्छा उनकी अपडेट के लिए एमएनए से मिलने आ रहे हैं, जो समीर भाई ने हमें बताया कि वो अपने एमएनए जिनको उन्होंने फंड्स दिए थे, उसमें एमकेएम के एमएनए भी शामिल है। मैं उन फंड्स की बात नहीं कर रहा जो एमएनए को दिए थे। उन्होंने 111 अरब कराची जी। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं इस पे भी अभी समीर भाई से पूछ लेता हूँ। मुझे एक आपसे सवाल और पूछना है। रेहान भाई ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के फंड्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सारे के सारे कराची में फंड जो हैं वो फेडरल के लग रहे हैं। तो सर फंड्स कहाँ जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के? एमकेएम को इतना खदशात क्यों है सर? बात ये है कि पीपल्स पार्टी तो जब मुलाकात की बात करती है वो कहती है पैसा खपे। वो तो कराची के डेवलपमेंट की या बाकी जो दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के, उनकी तरक्याती काम की बात तो करती है। अच्छा, एमकेएम आपको लग रहा है बात ही नहीं करती? वो तो कहते हैं हमारा एक ही एजेंडा है, कराची की आवाम, बस उनकी भलाई। की बात नहीं कर रहा, आप पीटीआई की बात कर रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी की बात अच्छा, पीपल्स पार्टी की बात करें। अच्छा ठीक है। एमकेएम की तो मैंने बात ही नहीं की। अच्छा, अभी नहीं की है, ठीक है। चले माजरत, बात एमकेएम की शायद वो कंफ्यूज इसलिए हो गए थे, वो बात एमकेएम की हो रही थी, तो एमकेएम की मैं यहाँ बात करूंगा कि देखिए 4 साल उनकी भी लोकल बॉडी जो मेयर भी रहे, हुकूमत भी रही, चले मुस्तफा कमाल के पास अगर 350 अरब रुपए आए उनके दौर में, तो इस टर्म में एमकेएम के पास 200 अरब इनके पास भी आए। तो मुस्तफा कमाल तो आपको अपनी फिंगर टिप्स से अभी भी चीजें गिनवा सकते हैं कि मैंने क्या क्या कराची वो नजर आता है, वो नजर भी आता है ना। तो ये आप इनसे पूछिए कि 200 अरब इनके आए जो एमकेएम के पास लगे, वो कहाँ गए ना, वो तो सवाल इनसे भी पूछा जा सकता है। 200 अरब रुपए कहाँ गए भाई? हाँ, तो ये सब चीजें मुझे बोलने मगर जी प्लीज रेहान भी बताएं ना। बनने के मूड में जी आप क्या सवाल कर रहे थे मलिक साहब? रेहान भी बात करें, समीर भाई मुझे आवाज बहुत कम है। समीर भाई आपकी बात बहुत कम आ रही है। समीर भाई माजरत के साथ मुझे दोबारा पूछना पड़ रहा होता है। मुझे ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं कि सिंध के तो सारे बजट लग रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं, उन्होंने एमकेएम के ऊपर एक पॉइंट रेस किया है कि 200 अरब तो एमकेएम को भी मिले थे। फिर ये कह रहे हैं कि पीटीआई के भी जो एमएनएज हैं वो भी मेरे ख्याल में कोई खास रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, पीटीआई भी जो है खास रोल प्ले नहीं कर रही है, तो वो सेटिस्फाई नहीं है सर। जी, बात ये है कि ये शाहाना लोग हैं, इनको क्या पता कि कराची की गलियों कूचों में क्या काम हो रहे हैं।
ये अगर अपने महलों से बाहर निकलें, अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों से बाहर निकलें, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर निकलें, तो इनको नजर आएगा कि कराची के इस टाइम पे गली गली में काम हो रहा है। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे हैशटैग डालें PTI रिस्टोरिंग कराची, तो आपको हजारों पोस्ट मिलेंगी जो कराची की गलियों गलियों में इमरान खान साहब ने जो फंड MNA को दिए थे उससे काम हो रहा है। लेकिन इनको क्या पता, इनको तो हवाई जहाजों में घूमने से फुर्सत मिले और अपने महलों से बाहर निकलने की फुर्सत मिले, तो इनको कराची की आवाम का दर्द और कराची में जो काम हो रहा है वो नजर आए। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कराची का जो शहर है उसकी जो तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, वो इंशाल्लाह PTI ही दूर करेगी। ठीक है। जब तक ये जो नासूर पीपल्स पार्टी इस सूबे में हुकूमत कर रही है, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है समीर भाई कि आप सिंध ले जाएंगे पूरा? आजकल बड़े आप एक्टिव हुए हैं इस हवाले से। आपको किन बातों से ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को आप हरा पाएंगे सिंध में? देखिए, मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। उसकी वजह यह है कि मैं खुद एक सिंधी हूँ और मैं खुद पूरे सिंध में घूमता हूँ, मैं पूरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूँ और मैं लोगों का हाल देखता हूँ। ये 14 साल अपनी हुकूमत के अंदर एक एम्बुलेंस सिंध की आवाम को दे नहीं सके, एक ट्रांसपोर्ट बस दे नहीं सके। सर वो तो इतने सारे हॉस्पिटल्स गिनवा देते हैं सर, वो हॉस्पिटल्स भी वो हैं जो माजरत के साथ पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। इस बात पे तो मैं सेकंड करूंगा पीपल्स पार्टी को। देखें, जो अस्पताल ये गिनवाते हैं ना, उसके अंदर जितनी मैसिव करप्शन है उसकी नैब की रिपोर्ट भी है, ऑडिटर जनरल की भी रिपोर्ट है। इनके अपने मनपसंद लोग, इनके अपने खुद के सिटिंग MNA का भाई उसको हेड करता है। उसकी सैलरी क्या है जरा ये भी पता कराएं आप, उसका रोल क्या है ये भी पता कराएं आप। बात ये है कि जिस सूबे के अंदर बेवाओं की पेंशन के फंड्स खा जाएं, ये ज़कात के पैसे ये खा जाएं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मौजूद है। 14 साल के अंदर आप बताएं एक UC ये बता दें पूरे सिंध के अंदर, डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ें, आप वार्ड भी छोड़ें, UC बता दें मुझे एक UC जिसको ये बोल सकें कि देखें ये एग्जाम्पल है पीपल्स पार्टी का। जहाँ से ये शाहाना लाड़काना की हुकूमत है, लाड़काना के अंदर आज एड्स फैल चुका है। आज वहाँ कुत्ते जो हैं अवाम को काट रहे हैं। कुत्ते की वैक्सीन इनके पास है नहीं, लेकिन इनकी जो हेल्थ की मिनिस्टर साहिबा हैं वो बोलती हैं कि जो गरीब की लाश है उसको एम्बुलेंस में नहीं ले जाया जाएगा। आज सिंध का हाल ये है कि ना साफ पानी है। आपने वाटर कमीशन की रिपोर्ट देखी, आप आज सर अब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं समीर भाई, लेकिन एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूं। चलें, फिर मैं जाता हूं अली भाई की तरफ और रेहान हाशमी से। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। मुझे एक सवाल आपसे ये है कि सर पीपल्स पार्टी पे तो आपने इतना कुछ ब्लेम कर दिया, लेकिन माजरत के साथ पूरे पाकिस्तान का हाल भी अच्छा नहीं है सर। जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहां भी कुछ अच्छा हाल नहीं है। वहां भी लोग गरीब हैं, मर रहे हैं, भूख से वो भी मर रहे हैं, खाने को उनके पास भी नहीं है, बच्चे मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। तो हाल तो पूरे पाकिस्तान का अच्छा नहीं है सर। सो हाउ डू यू कंपेयर कि सिंध सबसे बुरे हाल में और बाकी सब अच्छे हैं? जी जी। अगर आप आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट बच्चों की बात करें, पंजाब से ले लें, दूसरे सूबों से ले लें, सिंध का बदतर हाल है। पीने का साफ पानी जो यहाँ का हाल है पूरे सूबों में हाल नहीं है। थर में हर साल हजारों बच्चे मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से। उसका हिसाब ये देंगे या बाकी सूबे देंगे? आज जो ये 18वीं तरमीम के अंदर इन लोगों ने लूट मार मचाया, उसका जवाब इन्होंने देना है, दूसरे सूबों ने नहीं देना है। आज इनकी आप सारे स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें तो बाकी सूबों से कारकर्दगी इनकी बहुत खराब है। ठीक है, चलें, मैं वक्त कम है। मैं अली राशिद भाई, अली भाई क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं बाकी सूबों से आपकी परफॉर्मेंस कम है, कुछ चीजें उन्होंने गिनवा भी दी हैं। आपके अस्पतालों वाला पॉइंट मैंने खुद ही रेस कर दिया था, मुझे पता है वो आपकी तरफ से लाजमी आएगा, उसमें आप नो डाउट यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, वी अप्रिशिएट दैट। बाकी चीजों के हवाले से सर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए पूरे पाकिस्तान में आप उठा के देखें तो जितने भी लोग हैं इलाज करवाने से नहाते हैं, जितने अस्पताल आपको पता है वो तो हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ, आप पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आप रेवेन्यू कंपेयर टू पॉपुलेशन, कंपेयर टू उनकी जो कलेक्शन होता है एज अपोज टू सिंध SRB जो है उसको आप कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो ओवरऑल आई थिंक देखिए बात जो हो रही है खान साहब की विजिट की हो रही है, हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि आपको इतना लगता है इतनी बुराई है। पहली चीज तो सर वो तो सिंध लेने वाले हैं ना आपसे, उन्होंने तो सोच लिया है पीपल्स पार्टी के पास अब सिंध नहीं रहेगा आगे।
चले मैं सर आप बात कर लेना, मैं बात करता हूँ, आप बीच में। नहीं मैं आपसे वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ आपका पॉइंट लूं मैं इसके ऊपर सर, ये बहुत बड़ी बात करते हैं ये लोग। तो आईना दिखाएं, बाकी लोग। जी अली भाई, नहीं आईने की बात नहीं है, मैं चाहूंगा उनसे सुनूं मैं। जी नहीं आईने की बात नहीं हो रही, बात यहाँ हो रही है कि आप किसी कोई बात करें उसको आप कंप्लीट। सर वक्त बहुत कम है, 2 मिनट मुझे बताया जा रहा है रह गए, मैं चाह रहा हूँ आपसे 2-3 और चीजें पूछ लूं ताकि मैं जान सकूं सर। पार्टिसिपेंट्स को आप बात करने दे रहे हैं ना, बिल्कुल मैंने बात नहीं की उसमें। जी प्लीज मेरा पॉइंट आप ले तो पॉइंट ले लें आप। नहीं आप बताएं ना सर, सिंध के बारे में जो कहा जाता है, सिंध लेने वाले, आपको लग रहा है सिंध लेना इतना आसान है? ले लेना सिंध ले लें। अभी देख लें जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं सारे आ रहे हैं, कोई एक बाई इलेक्शन जो छठे नंबर पे आ रहे हैं, जो इनकी अपनी सीटें थी जमानतें जब्त हो गई इनकी, छठे। मैं इसीलिए तो इनसे पूछ रहा था कि कैसे लेंगे सिंध। और इतनी बुराई है तो आए बैठे ना हमारे साथ, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा बड़ी खुशी होगी बैठे और हम बात करें यार ये इश्यूज इनको रिजॉल्व करते हैं, मिलकर पाकिस्तानी बन के बात करते हैं। मिलने दोबारा नहीं, अगर मिलना नहीं चाहते तो फिर कैसे चीजों का हल निकलेगा? हम तो कहते हैं आए बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है सही काम नहीं हो रहा तो हमें बताए। आप सभी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, आप जितने अपनी चीजें गिला आपका वो है वैलिड पॉइंट, समीर भाई वैलिड पॉइंट है, इमरान खान साहब को आना चाहिए, बैठना चाहिए, इसमें कोई वजीर आजम है ना तो सीएम साहब के साथ सबके साथ बैठे बात करें। किसके साथ बैठे हैं? आप टारगेट सर, आप टारगेट ही करते रहते हैं, ये भी वैसे कि जी हम सिंध ले लेंगे, लेकिन उनके साथ बैठ नहीं रहे आप। मलिक साहब जी आपके सवाल के लिए किसके साथ? सर 30 सेकंड। नायब चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हैं, एक नायब जितने भी जिम्मेदार हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं उनके साथ बैठे हैं। बात ये है कि इनके साथ बैठते हैं जब तो ये कहते हैं केसेस सब पे चल रहे हैं, पीटीआई केसेस तो केसेस तो सब पे चल रहे हैं, मैं यही कहने वाला था, केसेस तो पीटीआई पे बहुत चल रहे हैं। बात ये है, इस बात को जवाब नहीं बनाया जा सकता। लॉकडाउन में भी देखा, शाहाना लॉकडाउन लगा दिया, जब एनसीओसी की मीटिंग में डंडा आया फौरन लॉकडाउन हट गया। बात ये है कि इनके साथ बैठ के क्या बात कर रहे हैं? अच्छा आप कह रहे बात हो ही नहीं सकती साथ बैठ के, इसके ऊपर मैं स्पेशल प्रोग्राम करूंगा, आखिरी बात क्यों नहीं होती आपस में? ठीक है मैं सर बनाए जी बात ये कि ये नाअहल हैं, इनको ठीक है। समीर भाई आपका पॉइंट बिल्कुल मैंने ले लिया, माजरत प्रोग्राम को, मुझे आखिर 10 सेकंड है। रेहान भाई बात ये है कि आप क्लोज करेंगे प्रोग्राम को। जी बात कर रहे हैं ना, जी 200 अरब का ऑथेंटिक फिगर नहीं है। अच्छा, और अगर बल्दियात की बात करें तो बल्दियात का दौर जो गुजरा 2013 का जो कानून है वो बदतरीन कानून है कि जिसमें बुनियादी बल्दियाती इदारे मेयर के पास नहीं, सॉलिड वेस्ट कचरा उठाना हो, मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, केटीए हो, एसबीसी हो, बिल्डिंग कंट्रोल के मामला हो, ये तमाम इदारे बल्दियात के इदारे थे, ये बल्दियात के पास नहीं थे। और कराची को बेहतर करने का काम सिंध गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। 18वीं तरमीम के बाद खासकर फेडरल गवर्नमेंट, जबकि एनएफसी दे रही है पूरा, ठीक है, अरबों रुपए वाजिबुल अदा रकम है जो मेरी मालूमात है सिंध गवर्नमेंट ने जो जिलों को नहीं दिए, और जिलों को देने हैं इन्होंने। फेडरल गवर्नमेंट दूसरी तरफ ये कहती है कि हमने एनएफसी की पूरी रकम सिंध गवर्नमेंट को देती है। सिंध गवर्नमेंट 2007 से लेकर आज तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल नहीं कर रहे, तो ये तो बड़ा अलमिया है। ये तो मजबूरी में एमके वो जमात है जो कि कहती थी कि पार्लियामान के पार्लियामेंटेरियन के जरिए डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मरता क्या ना करता, कराची को अपलिफ्ट करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज फेडरल गवर्नमेंट के जरिए फंड जो एलोकेशन हो रही है उससे ही शायद कुछ बेहतरी आ जाए। आप इसको पॉजिटिव देख रहे हैं। चलें, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपके एमएनएस भी कल मौजूद हों। ये जब हो जाएगा सिलसिला उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह इस बहस पे बात करेंगे और दोबारा इस पे बहस करेंगे और कोशिश करेंगे कि देखते हैं जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने वक्त दिया। वक्त की किल्लत की बिना पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो शायद नहीं कर पाते, लेकिन आगे आइंदा किसी प्रोग्राम में बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। आसिफ मलिक रियाज को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।